आज मस्केटरी के महत्व पर हमारा ये लेक्चर है। पहले के ज़माने में लड़ाई हाथों हाथ की हुआ करती थी, यानी लड़ने वाले बिल्कुल पास से लड़ते थे, क्योंकि उस वक्त लड़ाई के हथियार ही ऐसे थे कि जो दूर तक काम नहीं दे सकते थे। बीच के ज़माने में मुठभेड़ के साथ फायर की भी कुछ मिलावट हुई। इस पर भी मुठभेड़ ही आखिरी नतीजे की खास और ज़रूरी बात मानी गई थी, यानी हार जीत मुठभेड़ पर ही थी। लेकिन आजकल मुठभेड़ और फायर दोनों ही हैं, मगर फायर को मुठभेड़ के मुकाबले में ज़्यादा और ख़ास महत्व दिया गया है। पहले लड़ाई में असली और ज़रूरी चीज़ जिस्मानी या देह की ताकत समझी जाती थी, और आजकल के ज़माने में भी यही सब बातें ज़रूरी समझी जाती हैं। लेकिन एक बात में तरक्की हो गई है, वह यह कि सिपाही का लियाकत के साथ हर बात को अच्छी तरह से समझना और उसी के मुवाफिक ठीक ठीक काम करना, जिसको हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंट एक्शन। इस दिमागी ताकत का ज़्यादा ख्याल किया जाता है, या यूँ कहें कि उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मगर पहले ज़माने के बनिस्बत आजकल जिस्मानी ताकत से दिमागी ताकत को बढ़ाने का ख्याल मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, लाजमी है। और इसी गरज से तालीम भी ऐसे उसूलों पर दी जाती है कि दिमागी ताकत तरक्की पावे। असली लड़ाई यानी एक्चुअल वारफेयर के मौके पर अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पहचाना जा सके। जैसे जैसे तहजीब की तरक्की होती गई, वैसे वैसे अलग अलग किस्म की साइंस बढ़ती गई। यह ख्याल अब पुख्ता होता जाता है कि लड़ाई दिमाग की एक विद्या है। इससे पहले के और ज़माने हाल के लड़ाई में इल्म में बहुत फ़र्क हो गया है, और आइंदा जैसे जैसे ज़रूरत होगी और फ़र्क करना भी पड़ेगा। चूँकि लड़ाई में या लड़ाई के टैक्टिक्स में फायर और धक्का मुठभेड़ जिस गरज से की जाती है, ये दो खास और ज़रूरी बातें हैं। इसलिए मस्केटरी फायर या मस्केटरी एक खास महत्व की बात बन गई है। फायर यानी गोली चलाना, और धक्का मुठभेड़ यानी जिसको हम कह सकते हैं शॉक। राइफल फायर या राइफल अपने इरादे को पूरा करने में या इरादों को नज़दीक नज़दीक लाने में या यूँ कहे अच्छे नतीजे पैदा करने में हमारी जैसी मदद करती है, उसी तरह राइफल के फायर का असर पूरा और सही होने के लिए राइफल को लियाकत और होशियारी से इस्तेमाल करना, उसका काम पूरा होने में मदद देना, यह हमारा काम और फ़र्ज़ है किसी भी सिपाही का। इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए सिपाही होशियारी और लियाकत के तरीक़ों से, यानी जिसको हम कहें इंटेलिजेंट मेथड्स, काम करना पड़ेगा। और ऐसे काम के वास्ते हमको उतना ही मादा रखना ज़रूरी होगा। पहले राइफ़ल से जितना और जैसा काम किया जाता था या जैसा फायर करते थे, उसके मुकाबले में आजकल बहुत तरक्की है, क्योंकि जैसे जैसे राइफ़ल्स के बनावट में, उसके मार करने की ताकत में कहें या दुश्मन के लड़ने के तरीक़ों में जैसे तरक्की होती गई, वैसे ही तजुर्बे से नई नई बातें रोज़ रोज़ राइफ़ल में भी शामिल करने की ज़रूरत पड़ी। जिन बातों में ज़्यादा तरक्की हुई है वह है कि फायर डिसिप्लिन और फायर कंट्रोल, आड़ का यानी कवर का ज़्यादा इस्तेमाल, और जैसा रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट्स। तो ये कुछ खास बातें हैं। इस वजह से ये मजमून अच्छी तरह समझने के लिए ज़्यादा होशियारी और समझ की ज़रूरत है। मस्केटरी ट्रेनिंग के मानी आम तौर पर यह ख्याल किए जाते हैं कि मिनिएचर और क्लासिफिकेशन रेंज पर चांदमारी करने के लायक सिखलाई होना, या यह सिखलाई होकर चांदमारी करना, यह मानी इतनी ही न समझी जावे। सिर्फ साल भर में एक दफ़े चांदमारी कर ली तो गोया मस्केटरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गया और साल भर के वास्ते फायरिंग से सुस्त हो गए। यह ख्याल सही नहीं है।
अलावा उस मानी के उसके पूरे और सही मानी यह है कि राइफल का लड़ाई में अच्छा और फ़ायदेमंद करना इस्तेमाल। इससे मुराद यह है कि लड़ाई में थोड़े नुकसान से, थोड़ी हरकत से या कहीं कम मेहनत से सिपाही राइफल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, या लीडर्स, कमांडर्स, ऑफिसर्स को अपने यूनिट का फायर कराते वक्त जो जो बातें ज़रूरी है और काबिल गौर हैं, उन बातों को अच्छी तरह समझकर पूरी रैंक और फाइल की उन बातों से वाकफियत करा देना भी ज़रूरी है, तब तक कि मौके पर अपने हालात का, अपने फायर से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। डिफेंस में क्या और अटैक में क्या, मस्केटरी की सिखलाई और उसके आम उसूल एक ही हैं। आजकल के लंबी मार के हथियार और बारूद, ट्रेंच की लड़ाई वगैरह में तरक्की होने से अटैक वाले ट्रूप्स को आगे एडवांस करने में एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि डिफेंस वाली फ़ौज बहुत दूर से ही अपने अचानक फायर से अटैक करने वाली फ़ौज को रोक सकती है। इस रुकावट को मिटाने की गरज से वह जिस कदर अपने राइफल का फायर ज़ोरदार और तेज़ डालेंगे, जिस कदर मौका और पोजीशंस का फ़ायदा उठावेंगे, जिस कदर अपना फायर ज़्यादा कारगर बनाएंगे, जिस कदर वह खुद अपनी अक्ल को इनिशिएटिव इस्तेमाल में लावेंगे, उसी कदर वह आगे एडवांस करने की उम्मीद रख सकते हैं। और जब ही अटैक या शॉक धक्के से या मुठभेड़ से जो मतलब हासिल होना है वह हो सकेगा, वरना नहीं। पीस टाइम में यानी सुलह के ज़माने में जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसकी सिर्फ खाने पूरी करने की लड़ाई के असली वक्त वह ट्रेनिंग नाकाफ़ी नज़र आती है। अगर सुलह के वक्त ट्रेनिंग में या मैनुअर्स में फायर के जिन जिन बातों पर हमको ध्यान रखना चाहिए वह न रखने से असली काम के वक्त ट्रेनिंग या डिसिप्लिन खराब है, यह रिमार्क मिलने का पूरा अंदेशा है। इतना ही नहीं, सोचने से मालूम होगा कि वाकई में लेत लाली से निगलिजेंस ऐसे नुक्स रह जाते हैं या नहीं। मैनुअर्स में हर वक्त इन बातों को दुरुस्त करने की बड़ी आवश्यकता ज़रूरत होती है। जैसे फासले को सही निकालना और सही जांचना, इसको हम रेंज कह सकते हैं, और निशान को अच्छी तरह से देखना, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। साइट को फासले के अंदाज से कम या ज़्यादा करते रहना, यह बहुत ज़रूरी है। यह बातें दिखने में तो आम तौर पर छोटी और ज़रा सी मालूम पड़ती हैं, लेकिन दरअसल वह वैसी है नहीं। दिखने में इन छोटी और ज़रा सी बातों का असर इतना बड़ा होता है कि आज कभी मौके पर लड़ाई में हार ही खाना पड़े, वही शख्स ऐसी बातों पर ज़्यादा गौर कर सकता है, उनकी खास ज़रूरत और महत्व को समझ सकता है, उनकी कीमत कर सकता है, उनको दुरुस्त करने की हर तरह से ज़्यादा कोशिश कर सकता है, और ये समझ सकता हो कि लड़ाई में असल मौके पर इनका कैसा असर होगा और फिर आखिरी नतीजा क्या होगा। यही वजह है कि जो हमेशा अपने सत्कार इन बातों को दुरुस्त कराने की गरज से बार बार हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। मेरी नाकिस राय में जो फहमाइशें वक्तन फ़वक्तन हमको दी गई हैं वह निहायत कीमती, ज़रूरी और महत्व की हैं, इसलिए उन पर हमको बहुत गौर करने की ज़रूरत है। यह बातें हमारी सच्ची यानी ठीक रास्ता बताने वाली हैं, यानी गाइड करने वाली हैं, उनको हमेशा अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, अगर निशाना यानी ऑब्जेक्ट को देखे बगैर फायर किया जावे तो हमारे फायर का असर कुछ नहीं होगा। हम अपने साइट को फासले के मुवाफिक जांच करके नहीं लगाएंगे तो गोली बेकार जाएगी और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और जैसे जैसे हम एडवांस या रिटायर आगे पीछे बढ़ते जाएंगे या पीछे हटते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी उसी अंदाज से साइट को घटाने और बढ़ाने का ख्याल ना रखेंगे तो एम्यूनेशन फिजूल जाएगा। दुश्मन का दम टूटना तो दरकिनार रहा, मगर उसका हौसला और भी बढ़ सकता है या और भी बढ़ जाएगा, और फायर करने से जो फ़ायदा हम उठाना चाहते हैं वह हासिल ना हो पाएगा।
इस गरज से ऐसे दिखने में तो मामूली और ज़रा सी बातों को वैसे न समझते हुए उसके आखिरी नतीजे को मद्देनज़र रखकर काम करना निहायत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ और भी ज़रूरी बातों पर जितना और जैसा ख्याल करना चाहिए उतना और वैसा नहीं किया जाता। मसलन फायर पोजीशंस को ठीक इख्तियार करना, यानी ज़्यादा फ़ायदेमंद पोजीशंस को चुनना, सिचुएशन को अप्रिशिएट करके यानी मौके को देख भाल कर ठीक ठाक गुंताड़ा लगा करके जैसे फायर की ज़रूरत हो वैसा ही फायर शुरू करना या खोलना। लीडर्स का अपने यूनिट का फायर अच्छे काबिलियत से डायरेक्ट या कंट्रोल करना यानी काबू में रखना, और पूरे रैंक और फाइल में अच्छा फायर डिसिप्लिन होना, जिससे मौके पर अपने आप हुक्म के बगैर अपनी लियाकत, होशियारी और समझ से मौके की आम हालात देखकर हर आदमी काम कर सके। यही उनके इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग यानी लियाकत और होशियारी के साथ हर एक काम को समझने में और उनके हर एक काम ठीक ठीक करने में और उनके डिसिप्लिन बढ़ाने में कारआमद हो सकता है। इन बातों पर कमीशन्ड ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स अगर खुद तवज्जो देंगे तो मिलजुल के काम करने का फ़ायदा होगा और फिर अच्छा नतीजा पैदा होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परेड ग्राउंड पर अक्सर यह देखा जाता है कि जब मस्केट्री की परेड हो उस दिन ज़्यादातर फायरिंग पोजीशंस या पोजीशन ड्रिल ही दिखाई देती है। वह फुर्ती के लिए आड़ में काम लेने में, सही और मुनासिब पोजीशनों से फायर करने में, गोली के आम नतीजे दिखने में बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। लेकिन उसी के साथ और भी जो दीगर बातें हैं जैसे फायर डिसिप्लिन, कंट्रोल, डायरेक्शन, इंडिकेशन, रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह, यह भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि किसी कदर ज़्यादा ही होगी। सिखलाई का असर और नतीजों का अक्सर किसी जांच वगैरह में बखूबी मालूम हो सकता है। असली और सच्चे मौके पर वह ही नतीजा खराब या अच्छा जैसा हो वैसा ही पैदा होता है। कमीशन व नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स पर जिम्मेदारी का ज़्यादा भार है, क्योंकि सुलह के वक्त सिपाहियों के सिखलाई और डिसिप्लिन वगैरह दुरुस्त कराने में ड्यूटी उनकी ही रखी गई है। हर एक बात कायदे से होने की भी जिम्मेदारी उनकी ही है, तो ऐसी हालात में उनको खुद अच्छा और उम्दा इंस्ट्रक्टर बनने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक मिसाल है कि कुएं में ही पानी ना हो तो लोटे में आ नहीं सकेगा, अगर पानी हो तो उतना ही लोटे में आ सकेगा जितनी उसकी हद है। यानी जैसा बर्तन या लोटा बड़ा होगा वैसा ही उसमें पानी ज़्यादा आ सकता है। इसी मुवाफिक सिखलाई करने वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जितनी अच्छी और बढ़िया उनकी खुद की सिखलाई होगी उतनी ही ज़्यादा तरक्की होगी और हमेशा अच्छा नतीजा रहेगा, वरना नहीं। अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए उनको अपने हर काम से पूरी वक्फियत रखना चाहिए। जो बात वह सिखलावे उसको मैं वजूहातों के अपने सबऑर्डिनेट्स के गले उतार देना चाहिए। अलावा इसके और भी 4 बातों की पाबंदी एक में होना ज़रूरी है। वह यह है कि सब्र का ठंडापन होना, दूसरे अच्छी फहमाइश, तीसरे हर एक बात को खुद करके बतलाना, और चौथे आखिर में सब सिखलाई की आजमाइश। तो हम सब्र यानी जिसको हम कूलनेस कह सकते हैं, उससे यह मुराद है कि मिजाज में गर्मी या तेजी न हो। फ़र्ज़ करो कि कोई सिपाही अपने किसी मातहत को कोई बात समझा रहे हो, 1 दफ़े, 2 दफ़े, 4 दफ़े, या मैं कहता हूँ 10 दफ़े। अगर 10 दफ़े बतलाने से भी वह बात उसके समझ में ना आई या उस पर कुछ फिजूल सवाल करता हो तो उस वक्त अपने मिजाज को तेज़ न होने देना, तबीयत पर शांति यानी ठंडापन रखना। अगर हम उसको बुरा भला कहेंगे तो उसका दिल टूटेगा और उसके दिल पर एक घबराहट या दहशत पैदा होगी, जिसकी वजह से वह आगे को जो बात उसके समझ में नहीं आएगी उस बात के पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी से उसको कुछ सीखने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उसको कुछ भी ना आएगा तो हमने उसको सिखाया ही क्या, और हमारे सिखलाई का फ़ायदा उसको और हमको दोनों को क्या हुआ।
इस वजह से नरम मिजाज के साथ सब बातें बतलाना ज़रूरी है। उससे हर एक बात अच्छी तरह से समझ लेने और उनकी तरफ से भी कोशिश होगी और हमको अपनी सिखलाई का फ़ायदा और ठीक नतीजा मिलेगा। दूसरी बात जो है वो समझाइश है। यह कि अपने माथत को वजूहातों के और मिसालों के साथ हर बात समझा देनी चाहिए, ताकि फला बात ऐसी ही क्यों है और दूसरी तरह से क्यों नहीं है, यह समझाने में हमें भी और उसे समझने में आसानी हो। नहीं तो उनको वह बात अच्छी तरह से मालूम ना हो सकेगी और उनकी सिखलाई पूरी ना होगी। उस सिखलाई को पूरी पुख्ता, साफ और कारगर बनाने की गरज से वजूहात और मिसालों के साथ समझाइश देने की कितनी ज़रूरत है, यह कहा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर समझो कि हम उसको फायरिंग पोजीशंस या पोजीशन ड्रिल सिखा रहे हैं और हमने उसको यह ऑर्डर दिया कि स्टैंडिंग पोजीशन में हाफ राइट घूम जाओ, बाया पैर बाएं को ले जाओ, एम करते वक्त बाई कोहनी राइफल के बट के नीचे लाओ, बाई आंख बंद करो, सांस को रोको, वगैरह वगैरह। तो यह सब बातें क्यों करना चाहिए? क्या ऐसा हुक्म है सिर्फ इसी वजह से, या इससे कुछ फ़ायदा भी है? और यदि फ़ायदा है तो वो कौन सा है? और अगर वैसा नहीं किया जा सकेगा तो क्या नुकसान होगा? यह वजूहात के साथ कहना सिखलाई को पक्का करने के लिहाज से निहायत फ़ायदेमंद और ज़रूरी होगा, क्योंकि इस तरह से गले उतरी हुई बात दिमाग से एक मुद्दत तक नहीं निकलेगी। उसको कहना पड़ेगा कि कोई बात बेमतलब और बेगरज नहीं की जाती है। हर एक बात उसूल और कायदे के साथ है। अगर वह वैसी न की जाएगी तो सिवाय नुकसान और धोखे के कुछ नहीं होगा। जैसे हाफ राइट घूमने से दुश्मन के लिए अपना निशाना छोटा यानी कम चौड़ा हो जाता है, जिससे दुश्मन के लिए हमारा ज़रा मुश्किल छोटा निशाना बन जाएंगे। दूसरा फ़ायदा हाफ राइट घूमने से यह है कि गोली चलाते वक्त राइफ़ल जो कंधे के गड्ढे या खाली जगह में आती है वह पक्की जम जाती है, क्योंकि उससे कंधा दबा हुआ रहने से राइफ़ल कम हिलती है। तीसरे हाफ राइट से यह भी एक फ़ायदा होता है कि एम करते वक्त या गोली चलाने के वक्त सीधे खड़े रहने में गर्दन की नसों पर जोर पड़ता है, वह इससे नहीं पड़ता। फिर इस तरह समझाओ कि हाफ राइट घूमने के फ़ायदे तो ये हुए, अगर हाफ राइट नहीं घूमेंगे तो क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे दुश्मन के लिए हम खुद बड़े और चौड़े निशान बनेंगे, कंधे के खाली जगह में राइफल अच्छी नहीं जम सकेगी, जिससे वह हिलेगी और उसका नतीजा यह होगा कि गोली बेकार जाएगी। तीसरे, गर्दन के नसों पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, उससे फायरिंग में नुकसान होगा। इस तरह से और भी हम समझा सकते हैं। इसी मुआफिक बाया पाँव खोलने में आसानी होगी, और नहीं खोलेंगे तो राइफ़ल के धक्के से अपने बदन का वज़न हम संभाल नहीं सकेंगे, इससे राइफ़ल भी कम हिलेगी। समझाने के साथ ही हर एक बात उनको करा के दिखलाना चाहिए और समझाइश भी देना चाहिए, जब ही उस सिखलाई का पूरा फ़ायदा मिल सकेगा, वरना नहीं। उसका नफ़ा या फ़ायदा क्या, उससे उसका क्या नुकसान, इस तरीके पर तालीम देने से याद रखने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वह बिल्कुल आसान और सहज महसूस करेगा, और वजूहात मालूम होने से और तजुर्बे से भी बात पुख्ता हो जाएगी। उनको होशियारी और लियाकत से काम करने की आदत और तरीक़ों में भी तरक्की होगी। उनके सवाल करके हर एक बात पूछने की और समझने की आदत भी बढ़ सकेगी। इसी का नतीजा फिर आखिरी में अच्छा फायर, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा सिपाही, अच्छी उसकी होशियारी और लियाकत यह नज़र आएगा। किसी बात को खुद करके दिखलाना या बताना, यह तीसरी काबिल गौर बात है। जो बात खुद करके दिखा सकते हैं उसको करके दिखाने से वह बहुत जल्द समझ में आ सकेगी, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जो सिर्फ लफ्ज़ी फहमाइश से समझ सकते हों, बाज़ ऐसे होंगे कि वह समझाइश की बजाय अगर कोई बात करके दिखाई जाए तो उसको बहुत जल्द समझ सकेंगे या उसी के मुवाफिक काम भी कर सकेंगे। तो ऐसे लोगों के वास्ते ऐसी सिखलाई बहुत काम देगी और फ़ायदा पहुंचेगा। आखिरी बात यह है कि सब सिखलाई की जांच पड़ताल करना, यानी हमने जो बात उसको समझाई, उनको करके दिखलाई या उनको सिखलाई, वह कहाँ तक बराबर और सही वह लोग समझ सके हैं, सीखे हैं,
और कितना वे सही कर सकते हैं यह देखना चाहिए। इससे हमको भी इत्मीनान और भरोसा हो जाएगा कि हमारे सिखलाई का नतीजा कैसा रहा और उसका असर क्या हुआ, और उनको भी एक किस्म की तसल्ली हो जाएगी कि हमने आखिर क्या सीखा और वह कहाँ तक ठीक है। इससे सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों को एक दूसरे का भरोसा होगा। इससे हर काम में फ़ायदा मिल सकता है। इन बातों का ख्याल में रखना कितना ज़रूरी और इससे कितना फ़ायदा होगा, वह सिर्फ इस तरीके की आजमाइश करने से बखूबी मालूम हो जाएगा। हमेशा परेड ग्राउंड पर यह मस्केटरी का विषय एक रोज़मर्रा का मामूली ढचरा सा मालूम होता है। इसलिए परेड्स जितनी दिलचस्प होनी चाहिए और बनाना चाहिए उतनी नहीं हो तो इससे जवानों के दिलों पर एक बुरा असर पड़ता है। परेड को ज़्यादा दिलचस्प बनाना महज ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के माहअक्ल होशियारी और लियाकत के ऊपर मुनस्सर है, क्योंकि वह उस मजमून को अलग अलग और नई नई बातों, तरीक़ों और मिसालों से जितना दिलचस्प बना सकेंगे उतना बन सकेगा। इसके लिए कोई ख़ास कायदे नहीं बनाए जा सकते हैं और कुछ थोड़ी सी हिदायत के वास्ते इशारे ज़रूर दे दिए जा सकते हैं, मगर वह मस्केटरी का महत्व इस चैप्टर का मतलब नहीं है, इसलिए उसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। लड़ाई में ख़ास मौक़ों पर फ़ौजों की चालें करना या तजवीज़ें सोचना यह जैसा ख़ास टैक्टिक्स से ताल्लुक़ रखता है, उसी तरह उस फ़ौज का फायर भी टैक्टिक्स में भी आता है। टैक्टिक्स का जो आम मकसद है कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाना और हमको नुकसान न पहुंचाने के काबिल उसकी हालात कर देना, वह पूरा करने के लिए राइफ़ल फायर पर कितना और कैसा ख्याल करने की ज़रूरत है यह फ़ौरन ही समझ में आ जाएगा। रेजिमेंट्स में राइफ़ल के बारे में कई फंड्स होते हैं, जैसे सीसा फंड, राइफ़ल फंड वगैरह वगैरह। इन फंड्स में से अगर राइफ़ल क्लब्स किए जावें तो जवानों को गोली चलाने का शौक़ पैदा होगा और मुकाबला करने का भी शौक़ होगा, जिससे कि आम नतीजों पर उसका असर पड़कर फ़ायदा पहुंच सकता है।